वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आइए हम लोग आज के अपने सीरीज में एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12वीं तक जो सार संकलन का हम लोगों का सीरीज चल रहा है उसमें आगे बढ़ते हुए पार्ट 3 मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लोग खिलाफत आंदोलन से लेकर साइमन कमीशन तक देखेंगे। ये आपका पेज नंबर 58 है। पेज 58 पार्ट 3 होगा। ये पार्ट 3 थोड़ा विलम्ब हो जा रही है, थोड़ा टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है मेरे साथ। खैर कोई बात नहीं, इसे हम लोग रेगुलर रखेंगे। चलिए, तो जो भी इस चैनल पे नए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। सारा आपका होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। जो भी हम लोग स्टार्ट किए हैं इस चीज़ को वो पूरा किया जाएगा। अभी समय भी हम लोगों के पास है, इसलिए धीरे धीरे करके हम लोग खत्म कर लेंगे। अभी ये पेज नंबर 58 में हम लोग देखेंगे खिलाफत आंदोलन को। ठीक है, खिलाफत फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है, वैसे छात्र छात्राओं के लिए जिनके पास पठन की सामग्री समय उपलब्ध नहीं हो पाती है, मेरी एक छोटी सी कोशिश है। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सारा मटेरियल सभी लोग को पहुंच पाए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है खिलाफत आंदोलन। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। कब हुआ? तो यहाँ याद रखिएगा डेट, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। याद रखेंगे कि भारत में खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी जी ने की। और ये कब हुआ दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन? तो ये हुआ 23 नवंबर 1919। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम की एकता का अवसर माना। क्या माने ये कि अभी ये अवसर है हिंदू और मुस्लिम की एकता को दिखाने की, चूंकि ये तो खिलाफत मुस्लिम से रिलेटेड थी आंदोलन, जो कि तुर्की में खिलाफत इसके वहाँ के जो ये थे मुस्लिम समुदाय के थे खलीफा, उनके उसको वजूद को खत्म करने के लिए जो वहाँ किया गया था आंदोलन, वही था खिलाफत आंदोलन। और एक अच्छा अवसर भी है कि हम लोग साथ मिलकर आए और इन्हें लगे कि नहीं, हम लोग एकजुटता होने का अवसर भी मिला कि ब्रिटेन के खिलाफ या तुर्क के खिलाफ एक बुलंद आवाज उठाई जाए। तो इस एनसीईआरटी के अनुसार ये बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बताने से कंफ्यूजन होगी, आप और भी बुक को पढ़ें। ये तो एनसीईआरटी सार है, इसलिए 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। कब? तो 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, फिर क्या होता है? 31 अगस्त 1920 के दिन को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। कब? 31 अगस्त 1920 को क्या मनाया गया? किस दिन, किस रूप में? तो खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया 31 अगस्त 1920। 1924 में क्या होता है? खिलाफत आंदोलन उस समय समाप्त हो गया 1924 में, जब तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया, इसीलिए यह आंदोलन थी। अब आइए हम लोग बात करते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपको पता है 1920 सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया। क्लियर है? कब? सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन के कारण रॉलेट
क्या थे, असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, इसे भी जान ले। क्यों असहयोग आंदोलन? सबसे पहला रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून बोला गया। न ही क्या था उसमें, न वकील, न दलील, न ये इसी टाइप का था, काला कानून था। मतलब किसी भी बिना उसका आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन आपको अधिकार नहीं थी कि आप उस पर कोई कार्रवाई कर सकें या अपना कुछ सफाई दे सकें। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट एवं भारतीय स्वराज की मांग, ये मेन था, असहयोग आंदोलन का कारण था। पहला समझ लीजिएगा रॉलेट एक्ट, दूसरा समझ जाइएगा जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ, तीसरा जो इसके ऊपर कमेटी बनी, हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई, वो भी क्या थी, गलत थी, और चौथा था आपका भारतीय स्वराज की मांग इत्यादि। आइए अब बात करें असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्य क्या थे। शराब का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता एवं अहिंसा पर बल, छुआछूत से परहेज, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, हाथ से बुने खादी कपड़े का प्रयोग, कड़े कानूनों की सविनय अवज्ञा करना, कर न देना, ये सब महत्वपूर्ण रचनात्मक असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्य थे, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। गांधी जी ने नागपुर में कांग्रेस के पुराने लक्ष्य अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के स्थान पर स्वराज को नया लक्ष्य घोषित किया। किसको किया? स्वराज को। गांधी जी की इस घोषणा से बेसेंट, जिन्ना, पाल असंतुष्ट होकर कांग्रेस छोड़ दिए। आप समझ लीजिएगा कि असहयोग आंदोलन के बाद से ही एनी बेसेंट, जिन्ना एवं पाल ने असंतुष्ट होकर कांग्रेस को छोड़ दिया, क्योंकि इनके द्वारा स्वशासन को छोड़कर स्वराज को नया लक्ष्य घोषित किया था, जिससे रुष्ट होकर ये लोगों ने छोड़ दिया। मोहम्मद अली जिन्ना वो पहले नेता थे जिन्हें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो पहले नेता कौन थे जिन्हें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया, तो आप याद रखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना को पहले सर्वप्रथम इस असहयोग आंदोलन में इन्हें गिरफ्तार किया गया। आंदोलन के आरंभ में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद एवं जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। आंदोलन के आरंभ में ही महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद एवं जमनालाल बजाज ने राय बहादुर, असहयोग आंदोलन में राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, क्योंकि उसी दिन 1 अगस्त के दिन ही 1920 में इनका मृत्यु भी हो जाता है, इसलिए इस फंड की वो की जाती है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिलों में चौरी चौरा की घटना घटी, जिससे किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में जाकर आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। चौरी चौरा कांड में क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया की घोषणा की गई। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। नाम याद रखेंगे, न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। न्यायाधीश किसने? न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने 1922 में असहयोग आंदोलन के कारण 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की सजा हुई, लेकिन उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को देखते कारण गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को ही छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। जून 1922 में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा जांच समिति का गठन हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में किया गया। याद रखेंगे, जून 1922 में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा जांच समिति का गठन हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी था क्या, जिसका कि महात्मा गांधी ने वो किया। इसका उद्देश्य कांग्रेस के अंदर रहकर चुनावों में हिस्सा लेना और विधान
परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग उठाना, जो कि मोतीलाल नेहरू ने 1922 के अधिवेशन में के अधिवेशन में इन लोगों ने, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने उसका वो किया था, आह्वान किया था, जो मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं सीआर दास के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 ईस्वी में कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने के विरुद्ध नागपुर में हुआ। नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 ईस्वी में कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने के विरुद्ध नागपुर में हुआ। गुरु का बाग सत्याग्रह 1922-23 ईस्वी में यह सत्याग्रह अपदस्थ महंत और नवगठित शिरोमणि गुरु द्वारा प्रबंध कमेटी के मध्य विवादित भूमि पर पेड़ काटे जाने के कारण हुआ था। गुरु का बाग सत्याग्रह। तारकेश्वर सत्याग्रह दैट मीन्स 1924 ईस्वी में बंगाल स्थित एक भ्रष्ट महंत के विरुद्ध स्वामी विश्वानंद ने प्रारंभ किया था। बंगाल स्थित एक भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर सत्याग्रह का प्रारंभ किया 1924 ईस्वी में। कौन किया? स्वामी विश्वानंद। वायकोम सत्याग्रह क्या है? 1924 से 25 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर राज्य में एझवा कांग्रेस नेता टीके माधवन ने मंदिर में प्रवेश के लिए चलाया था। वायकोम केरल में राज्य में एझवा कांग्रेस नेता टीके माधवन ने मंदिर में प्रवेश के लिए चलाया था। ठीक है। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की गई। दिसंबर 1924 के बेलगांव कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। याद रखिएगा, 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड घटना घटी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल एवं राजेंद्र लहरी पर मुकदमा चलाकर फांसी की गई। इसे सन 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। विट्ठल भाई को 1924 में केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। अब आइए बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। तो 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। नेहरू रिपोर्ट एक्चुअली में क्या था कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया एक रिपोर्ट था, जब को पेश की गई थी अगस्त 1928। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। इस 1928 का जो अधिवेशन था अगस्त में, इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर अंसारी ने। रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस को पहला एवं पूर्ण स्वराज को दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ दिन बाद नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट में सिख लोग भी असंतुष्ट थे, मुस्लिम भी असंतुष्ट थे और सिख लोग भी असंतुष्ट थे। जिन्ना ने रिपोर्ट के विकल्प के रूप में मार्च 1929 में 14 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत की। मोतीलाल नेहरू ने पब्लिक सेफ्टी बिल को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी। पब्लिक सेफ्टी बिल को मोतीलाल नेहरू ने भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 शामिल की संज्ञा दी। आइए बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। साइमन कमीशन के विरोध में के दौरान लाला लाजपत राय की हत्या करवाने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या, मतलब जो उस समय लाला लाजपत राय की हत्या करवाने वाले जो कमिश्नर साइमन कमीशन में ही फिर वो आए थे, पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को हत्या 1928 में हो गए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु के द्वारा कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में ट्रेड डिस्प्यूट सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1928 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने के द्वारा बम फेंका गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सविनय अवज्ञा को, लेकिन इसमें जो है इसे देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जरूर किया जाएगा। सविनय अवज्ञा क्या? 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन,
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ जो 1929, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को पूर्णतः निरस्त घोषित कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट को पूर्णतः, चूंकि सिख और मुस्लिम दोनों संतुष्ट थे, तो क्या हुआ, निरस्त कर घोषित कर दिया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा शुरू करने का अधिकार दिया गया। लाहौर अधिवेशन 1929 में 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई एवं इस दिन को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। तो चलिए, आज का जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, अच्छा सेशन, इससे हम अच्छे देखें, गांधी से रिलेटेड जितने भी चीजें अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा है, चाहे वो बीपीएससी 67 हो या फिर आपका सीडीपीओ हो या ऐसा ही हो, बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में या किसी भी जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीएससी, चूंकि ये एनसीईआरटी सार संग्रह है तो ये निचोड़ है सारा का, तो इसलिए अच्छे से इसको देखें और बार बार पढ़ें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।